नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गिरी आपको GLCIS में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के गणना के बारे में पढ़ाई की थी और आज के क्लास में हम उसी चर्चा को आगे करेंगे। तो आइए हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। YouTube पे जो भी GLCIS के द्वारा लेक्चर्स प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोग GLCIS के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी PDFs हैं अवेलेबल उनको आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हमने GDP कैलकुलेशन में इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को लास्ट क्लास तक पढ़ाई कर ली थी, जिसके अंदर में हमने पढ़ा था कि इनकम मेथड में GDP को कैलकुलेट करने के लिए हम रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर इन चारों फैक्टर्स को हम अगर ऐड कर दे तो हमें GDP मिलती है। और उसको हमने बोला था कि GDP कैलकुलेशन बाय इनकम मेथड, मतलब आय विधि के थ्रू हमने GDP कैलकुलेट करना सीख लिया था। इसके साथ ही हम लोगों ने व्यय विधि के थ्रू भी यानी एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा भी GDP के कैलकुलेशन को सीख लिया था, जिसके तहत हमने पढ़ा था कि GDP को कैलकुलेट करने के लिए व्यय विधि के हिसाब से आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स उपभोक्ता व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस एक्सपोर्ट, जो हमने एक्सपोर्ट किया है गुड्स एवं सर्विसेज का, और जो हमने इंपोर्ट किया है उन कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, तब हमें GDP जो मिलती है उसको बोलते हैं GDP कैलकुलेशन बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जो तीसरा GDP कैलकुलेशन है वो हम आज देखेंगे, वो है वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू GDP कैलकुलेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल्य संवर्धन विधि, वैल्यू एडेड मेथड। तो हम देखते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हम GDP कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे GDP कैलकुलेशन को करते वक्त में जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है वस्तु एवं सेवा का, जिस भी गुड्स एवं सर्विसेज का वस्तु एवं सेवा का निर्माण हुआ है, उसका निर्माण अलग अलग चरण में हुआ होगा। सपोज फर्स्ट स्टेज ये था इनिशियल स्टेज, इसके बाद वो दूसरे स्टेज में पहुंचा होगा, फिर इसके अंदर में वैल्यू एडिशन हुआ होगा, वो तीसरे स्टेज में पहुंचा हुआ होगा, फिर ये चौथे स्टेज में सपोज ये फाइनल स्टेज है जहाँ पे वस्तु एवं सेवा का निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पे ये है फाइनल गुड्स वस्तु एवं सेवा सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो चुका है फोर्थ स्टेज में। वैल्यू एडेड मेथड ये कहता है कि जिन भी वस्तु एवं सेवा का निर्माण हुआ है उसमें जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है वैल्यू एडेड मेथड के तहत में, वैल्यू एडिशन सपोज ये 1 है, यहाँ पे वैल्यू एडिशन दूसरी बार हुआ है, यहाँ पे वैल्यू एडिशन तीसरी बार हुआ है। इस तरह की जितनी भी वस्तुएं हैं जहाँ पे जितनी वैल्यू एडिशन हुए हैं, अगर हम सभी वैल्यू एडिशन को जोड़ दें तो फाइनली जो गुड्स बन के तैयार होता है हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। और हमारा एम यही है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है। तो इस मेथड के तहत में हम GDP को कैलकुलेट करने के लिए टोटल वैल्यू एडिशन का सम होगा, यानी जितनी बार हम लोगों ने मूल्य संवर्धन किया है उसका योग हमें GDP देगा। और इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं GDP इक्वल टू GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये तीसरा होता है GDP कैलकुलेशन बाय वैल्यू एडिशन मेथड। मुझे उम्मीद है कि आपको GDP कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अब हम जो कंसेप्ट को देखेंगे वो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हम GDP देखिए, अभी तक के लेक्चर में हमने GDP कैलकुलेशन को देखा कि हम GDP को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पिछली क्लास में हमने नॉमिनल GDP और रियल GDP के बारे में भी पढ़ाई कर ली थी। आज हमारा यह टॉपिक है कि अगर मुझे किसी दो इकोनॉमी, मतलब सपोज इंडिया और एक तरफ हो USA, अगर इनकी GDP को कंपेयर करना हो या किसी भी दो इकोनॉमी के GDP को कंपेयर करना हो, उसकी तुलना करनी हो, तो हम कैसे करेंगे। हमें पता है कि जो भी इंडिया के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे रुपये में, और जो USA में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे डॉलर में। तो हमें सबसे पहले एक्सचेंज रेट को समझना पड़ेगा कि डॉलर से रुपये में या रुपये से डॉलर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम USA के GDP को इंडिया के GDP से कंपेयर कर पाए। या फिर दूसरे शब्दों में बोलो कि इंडिया और USA की GDP को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए हमें या तो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर डॉलर को रुपये में। इसके लिए आपको विनिमय दर एक्सचेंज रेट को समझना पड़ेगा। इसके लिए हम एक्सचेंज रेट को समझेंगे तो हम फंडामेंटल लेवल पे, मौलिक स्तर पे हम विनिमय दर को समझेंगे। ये होता है विनिमय दर। फंडामेंटल लेवल पर हम विनिमय दर को समझेंगे
क्यों? क्योंकि हमें कंपेयर करना है जीडीपी को। जीडीपी को कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले डॉलर और रुपये के बीच में एक्सचेंज रेट को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले दो तरीके से डॉलर और रुपये को हम कंपेयर कर सकते हैं। पहला कंपैरिजन को बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। पहला एक्सचेंज रेट होता है क्या? नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जिसको सांकेतिक या नाम मात्र विनिमय दर कहते हैं। और दूसरा होता है परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट। या इसी को परचेजिंग पावर पैरिटी भी बोलते हैं। क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समता, ये दो तरीके हैं जिसके तहत में हम रुपये और डॉलर को हम कंपेयर करेंगे। रुपये को हम किससे कंपेयर करेंगे? डॉलर से। किन दो तरीकों पे? नॉमिनल एक्सचेंज रेट बेसिस पे और परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट बेसिस पे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉमिनल बेसिस पे हम कैसे करेंगे। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, सांकेतिक विनिमय दर या नाम मात्र विनिमय दर। सबसे पहले हम डॉलर को एक वस्तु की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक गुड्स की तरह हम ट्रीट करते हैं। इसको समझने के लिए हम डॉलर को एक गुड्स की तरह ट्रीट करते हैं। अगर एक किसी वस्तु की प्राइस कैसे तय होती है, डॉलर की प्राइस कैसे तय होती है, हम इसको समझते हैं। किसी भी वस्तु की प्राइस मार्केट के अंदर में एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे तय होती है? तो हमें पता है कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु की प्राइस मार्केट फोर्सेस के द्वारा तय की जाती है। मार्केट फोर्सेस, बाजार की शक्तियों के द्वारा तय की जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु का प्राइस मूल्य मार्केट फोर्सेस तय करेंगे, यानी कि बाजार के तत्व तय करेंगे। बाजार तय करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिमांड एंड सप्लाई, उस वस्तु की डिमांड कितनी है और उस वस्तु की सप्लाई कितनी है। मांग एवं आपूर्ति, मांग एवं आपूर्ति, यानी उस वस्तु की मांग कितनी है और उस वस्तु की आपूर्ति कितनी है। अगर वस्तु की मांग बढ़ती है, वस्तु की मांग बढ़ती है और जिस स्तर पर वस्तु की मांग बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में वस्तु की आपूर्ति अगर नहीं होगी तो वस्तु की प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, उसका मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वस्तु की मांग जितनी बढ़ रही है उसके कंपेयर में उसी प्रोपोर्शन में सप्लाई भी बढ़ता है तो प्राइस कांस्टेंट होगा, उस केस में प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वस्तु की मांग बढ़ रही है उसके कंपेयर में सप्लाई उससे भी तेज अधिक वृद्धि से बढ़ती है, उस केस में प्राइस कम हो जाएगी। तो तीनों परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। किसी भी वस्तु की प्राइस को अगर हम देखेंगे कि अगर उस वस्तु की प्राइस को हम चेक करेंगे तो हमें पता चलता है कि अगर उस वस्तु का डिमांड बढ़ रहा है और उसके साथ साथ सप्लाई भी बढ़ रहा है, उस केस में वस्तु का प्राइस कांस्टेंट होगा। अगर वस्तु का डिमांड बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में सप्लाई अगर इंक्रीज नहीं होता है, उस केस में उस वस्तु की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। और जिस प्रोपोर्शन में डिमांड बढ़ रही है अगर उस प्रोपोर्शन में सप्लाई उससे भी तेज अधिक प्रोपोर्शन में बढ़ती है, उस केस में प्राइस डिक्रीज हो जाती है। सेम केस डॉलर के साथ भी होता है। अगर मार्केट के अंदर में डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रुपीज़ और डॉलर की सप्लाई कम है, उस केस में डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सपोज़ आपने $1 के लिए पहले ₹70 पे कर रहे थे, अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ सकती है? बहुत ही अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ऑयल प्राइसेस, तेल के दाम बढ़ने के कारण। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसको पेमेंट करने के लिए, ऑयल के परचेज करने के लिए जो पेमेंट की जाती है वो पेमेंट डॉलर में होती है। उस केस में इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि डॉलर की कमी हो जाती है, डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है। उस केस में $1 जो पहले 70 में मिल रहा था, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई तो डॉलर और ज़्यादा चाहिए। उस केस में डॉलर की प्राइस 70 से बढ़ के हो सकता है 75 पहुँच जाए, तो हम बोलते हैं डॉलर महंगा हो गया। इसी एक्सचेंज रेट को हम बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे तय होगा, तो सिंपल आप बताओगे कि रुपये और डॉलर इन दोनों के डिमांड और सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति से तय होगा कि एक्सचेंज रेट क्या है। कल को होकर सपोज रुपये की डिमांड बढ़ जाती है, क्यों रुपये की डिमांड बढ़ सकती है? फॉर एग्जांपल हमारे देश के अंदर में FDI आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब FDI हमारे देश के अंदर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस केस में हमारी इकोनॉमी में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई और रुपये की डिमांड बढ़ गई। यहाँ पे डॉलर की सप्लाई बढ़ी है
और ऑब्वियस बात है जो इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डॉलर देकर रुपी चाहेंगे, विच मीन्स दैट कि रुपी की डिमांड बढ़ गई है। उस केस में रुपी महंगा हो जाएगा और उस केस में $1 बराबर जो पहले 70 था वो हो सकता है रुपी 65 हो जाए। मतलब हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई कंपेयर टू डॉलर। पहले कितना था 70, अब कितना हो गया 65। क्यों? क्योंकि रुपी की डिमांड बढ़ गई है और रुपी की डिमांड बढ़ गई है तो रुपी महंगा मिलेगा। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में साधारण शब्दों में समझे तो रुपी और डॉलर में रिश्ता क्या होगा, या इस बात पे तय होगा कि रुपी और डॉलर की डिमांड कितनी है, मार्केट में डिमांड कितनी है और फिर इसकी सप्लाई कितनी है, इसकी डिमांड कितनी है और इतनी सप्लाई कितनी है, इसके बेसिस पे तय होता है। सामान्य तौर पे भारत में अभी जो चल रहा है वो है $1 इक्वल टू ₹75 के अप्रॉक्स। यह है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, उम्मीद है आपको नॉमिनल एक्सचेंज रेट समझ में आ गया होगा कि रुपी और डॉलर के बीच के रिलेशन को, इसके कन्वर्जन को हम रुपी और डॉलर के डिमांड और सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति पे जो निर्धारित होती है विनिमय दर, उसी को हम बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, यानी सांकेतिक विनिमय दर या नाममात्र विनिमय दर। दूसरा हमने समझा कि रुपी और डॉलर इसके बीच में कन्वर्जन एक और बेसिस पे हो सकता है, वो है परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति। इस बेसिस पर भी हम रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि रुपी और डॉलर में ये कन्वर्जन क्रय शक्ति समता में कैसे होता है। आप ये मान कर चलिए कि आप अभी इंडिया में हो, ठीक है, आप अभी इंडिया में हो और आपका कोई फ्रेंड है जो अभी यूएसए में है। ध्यान से समझिएगा, अभी आप इंडिया में हो और आपका कोई फ्रेंड है यूएसए में। आपने एक बास्केट बनाया और इस बास्केट में कुछ आइटम्स के नाम लिखे। आपकी जो ज़रूरत की आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनका आपने लिस्ट बनाया। फॉर एग्जांपल आपने इसमें बनाया कि 10 kg आपको राइस खरीदनी है, 2 kg शुगर खरीदनी है, 5 kg वीट खरीदनी है, और आपने ऐसे कुछ लिस्ट बनाए। एग्जैक्टली सेम आइटम्स को आपको यूएसए में भी अपने फ्रेंड को बोला कि आप भी वहाँ पे खरीदो, और आपका फ्रेंड भी वहाँ पे किसी शॉप में जाता है और एग्जैक्टली सेम आइटम्स यानी 10 kg राइस, 2 kg शुगर, 5 kg वीट, और जो आइटम्स वस्तुएं आपने इंडिया में खरीदा है एग्जैक्टली सेम आइटम्स आपका फ्रेंड जो अभी यूएसए में है वो भी जाकर वहाँ के शॉप से खरीदता है। अच्छा, इंडिया के अंदर में इन वस्तुओं का प्राइस क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि भारत में इन वस्तुओं का डिमांड एंड सप्लाई कितना है, मांग एवं आपूर्ति इन वस्तुओं का भारत में कितना है, क्योंकि हम इसको परचेज भारत के अंदर कर रहे हैं ना। तो जब भारत की सीमा में इसका खरीदी हो रही है उस केस में इसकी प्राइस क्या होगा, इसका मूल्य क्या होगा, वो इस बात पे तय करेगा कि इसका डिमांड एवं सप्लाई भारत में कितना है। उसी तरीके से सपोज जो ये व्यक्ति न्यूयॉर्क में है अभी, तो न्यूयॉर्क के अंदर में जहाँ पे ये परचेज कर रहा है वहाँ पे राइस की डिमांड कितनी है और सप्लाई, शुगर की डिमांड और सप्लाई, वीट की डिमांड एंड सप्लाई, इनफैक्ट जो भी आइटम्स हैं यहाँ पे इसकी डिमांड एंड सप्लाई अभी यूएसए में होगी जितनी, उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस तय होगी। हम ध्यान समझते हैं, सपोज इंडिया में इसको खरीदने के लिए आपको ₹100 खर्च करने पड़े। एग्जाम्पल पे हम समझते हैं कितने खर्च करने पड़े, ₹100। भारत में आपने किसी वक्त में इन आइटम्स को खरीदा और इसको खरीदने के लिए जो आपको पेमेंट करना पड़ा है वो है ₹100। इन्हीं आइटम्स को खरीदने के लिए यूएसए में आपको पे करना पड़ा $10 आपको पे करना पड़ा। मतलब उन्हीं वस्तुओं को, इसका मतलब ये है कि आपको सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए इंडिया में जो ₹100 चाहिए उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए यूएसए में आपको कितने खर्च करने पड़ रहे हैं, $10। इसका मतलब जो आइटम्स ₹100 यहाँ पे खरीद सकता है, मतलब ₹100 को खरीदने की जो क्षमता भारत में है उतनी ही क्षमता यूएसए में $10 की है। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे, भारत में जो ₹100 खरीद सकता है उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए यूएसए में आपको कितना पे करना पड़ेगा, $10। इसका मतलब $1 बराबर ₹10। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भारत में जो ₹10 की वैल्यू है, जो ₹10 की खरीदने की क्षमता है, मतलब ₹10 की जो
क्रय शक्ति है, जो क्रय शक्ति है वही क्रय शक्ति यूएसए में $1 की है, वही परचेजिंग पावर यूएसए में $1 की है। इस एक्सचेंज रेट को हम बोलते हैं परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट, क्रय शक्ति विनिमय दर। तो हमने अभी तक दो तरह के एक्सचेंज रेट को समझा। पहला नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जिसमें हमने देखा कि अगर हमें हमें डॉलर और रुपी इन दोनों में कन्वर्जन करना हो तो इन दोनों के डिमांड और सप्लाई के ऊपर में डिपेंड होगा। इन रुपी का डिमांड कितना है और रुपी का सप्लाई कितना है, डॉलर का डिमांड कितना है, डॉलर की सप्लाई कितनी है। अगर जिस करेंसी की डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ होगी उस करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरा हमने पढ़ा परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट, क्रय शक्ति विनिमय दर, जिसके तहत में हमने देखा कि एक करेंसी का परचेजिंग पावर दूसरे करेंसी के परचेजिंग पावर के कंपेयर में, क्रय शक्ति के कंपेयर में कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो हमने यहाँ पे देखा कि डिमांड और सप्लाई के अनुसार से आज के डेट में ₹75 बराबर $1 है, $1 है। और परचेजिंग पावर के केस में हम देखते हैं कि सपोज एग्जांपल समझो कि ₹10 बराबर $1 है, तो ये होगा परचेजिंग पावर और ये होगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर इस बेसिस पे हमारे पास दो तरह के एक्सचेंज रेट हो गए, अब हमें एम क्या था कि जीडीपी कंपेयर करना है, किसकी, इंडिया की जीडीपी किससे, यूएसए से। अमेरिका और यूएसए की जीडीपी को हमें कंपेयर करना है, अमेरिका और इंडिया की जीडीपी को कंपेयर करना है। अब आप अगर सपोज इंडिया की जीडीपी 1000 रुपीज़ है तो मुझे, और यूएस की जीडीपी डॉलर में होगी, वो सपोज $500 है, वो कितनी है, $500 है। अब हमें कंपेयर करना है तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। रुपीज़ को सबसे पहले हम डॉलर में कन्वर्ट करें, इस अमाउंट को हम डॉलर में कन्वर्ट करें। जब हम 1000 रुपये का डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा एक्सचेंज रेट लेंगे। अगर हम ऊपर वाला एक्सचेंज रेट लेते हैं उस केस में हम बोलेंगे जो हमारा जीडीपी आती है उसको बोलेंगे जीडीपी नॉमिनल बेसिस पे। क्या बोलेंगे, जीडीपी एट नॉमिनल बेसिस। मतलब हमने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, सपोज ये आता है $75, मान लेते हैं हमने 1000 रुपये का कन्वर्ट किया और आया $75, तो ये जो $75 इंडिया की जीडीपी है वो नॉमिनल बेसिस पे है और इसकी जीडीपी कितनी है, $500। तो हमें पता चला कि यूएसए की जीडीपी हमारी जीडीपी से कई गुना ज़्यादा है। उसी तरीके से आप परचेजिंग पावर बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हैं, और इसी 1000 रुपये को हमने परचेजिंग पावर बेसिस पे कन्वर्ट किया और हमें पता चला कि हमारी जीडीपी है सपोज $200, क्योंकि एक्सचेंज रेट में हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है परचेजिंग पावर बेसिस में कंपेयर टू नॉमिनल बेसिस। उस केस में हमें पता चलता है कि जो यूएसए की जीडीपी है इसके कंपेयर में हमारी जीडीपी से इतनी कम भी नहीं है। ठीक है, तो हम दो तरह से जीडीपी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक जीडीपी एट नॉमिनल बेसिस पे और दूसरा जीडीपी एट परचेजिंग पावर बेसिस पे। ठीक है, और ये दो तरह की जीडीपी हम क्यों कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दो तरह के एक्सचेंज रेट पॉसिबल है, एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट और दूसरा परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। जीडीपी का कैलकुलेशन ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो चुका है। जीडीपी के जो जीडीपी से संबंधित जो भी टर्म्स थे उसको हमने समझ लिया है। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम लोग इनकम से संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ और अवधारणाओं को समझेंगे। इस लेक्चर से संबंधित या इसके अलावा जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं जीएलसी आईएएस के द्वारा, उन सभी लेक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जीएलसी आईएएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।